नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रितेश पाठक और आज ही हमारे मैथ की चौथी क्लास है। इसके पहले हमने पहली क्लास में संख्या की परिभाषा, दूसरी क्लास में भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल और तीसरी क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे और उससे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ये हमारे मैथ की चौथी क्लास है। हम स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। कोट है नेल्सन मंडेला जी का, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। दोस्तों, हमें तो अपनी खुद की ज़िंदगी ही बदलनी है, इसलिए पढ़ाई करते रहिए। आगे बढ़ते दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाजक या गुणनखंड, डिवीजर और फैक्टर्स, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्रम गुणित या फिर फैक्टोरियल्स। तो दोस्तों पहले ये जान लें कि भाजक या गुणनखंड होते क्या हैं। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं 24, तो 24 के यदि मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूं या फिर इसका वो निकालूं, क्या इसको ब्रेक करूं छोटे में, तो हम इसको 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। हम इसको कई तरीकों से लिख सकते हैं दोस्तों इसको। तो जो इसके जो 12 या 2 हैं, जो जिसमें टूटा है अपने निम्नतम अंकों में आके, या फिर 8 या 3 है, या फिर 6 या 4 है, ये इसके गुणनखंड है। यदि हम इसको और तोड़ें, जैसे मान लो इसको 12 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 4 या और मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब भी 224 ही हो रहा है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। इससे नीचे 2 से नीचे मात्र एक संख्या 1 है, इसका मल्टीप्लाई करने पर कोई अंकों में परिवर्तन नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 2 जो इसके मल्टीपल है वो 24 बराबर कहलाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो निकले हैं 2 3 4 या 2, ये सब इसके अभाज्य गुणनखंड है। और गुणनखंड तो 12 भी है और 2 भी है, या 3 भी है और 8 भी है। जितने भी 24 को जो अंक संख्याएं मल्टीप्लाई करने पर हमें 24 प्राप्त हो जाएगी, वो उनके गुणनखंड है। तो हमें इसमें हमें ये सीखना है कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है वो टोटल कितने हो सकते हैं, उनकी संख्या कुल कितनी हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो एक संख्या हम लेते हैं 36। तो यदि 36 को हम ब्रेक करूं, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, या फिर और 3 का स्क्वायर। तो ये जो हमने निकाला है इसके अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड या फिर इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर। यदि हमको ये निकालना है कि इस 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं। जैसे हमने यहां लिख के रखा है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो जो इनके अभाज्य गुणनखंडों का जो वो रहे पावर जो रहेगी, ये जो घात रहेगी, उसमें 1 प्लस करेंगे, इनमें एक प्लस करेंगे अपन, और मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये निकल जाएगा हमारा इस 36 जो संख्या लिखी थी मैंने 36 के कुल गुणनखंड। अब दोस्तों हमें तो पहले ये पता करना है कि जो मैंने प्लस किया था ये क्यों किया था मैंने। तो क्यों का जवाब मैं भी आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो कि मुझे कोई संख्या है 60, इसका मुझे गुणनखंड निकालने हैं कि इसमें टोटल गुणनखंड कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके मैं प्राइम फैक्टर निकाल लूं। तो एक 0 है इसमें, तो 2 इंटू 5 तो आएगा ही आएगा। बाकी बचता 6, तो 2 3 6 होता है, तो 1 2 एक्स्ट्रा और 1 3 ये आ गया। तो ये है इसके प्राइम फैक्टर, 4 5 20 या 60, इसके प्राइम फैक्टर है। अब मुझे ये पता करना है कि इसके कुल गुणनखंड कितने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो जितनी पावर है, जैसे 5 की पावर यहाँ पे 1 है, 3 की पावर 1 है, तो इनकी पावर में 1 प्लस करना है, तो 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो ये क्यों आए। तो दोस्तों ये इस बात को समझिए, जैसे कि मान लो कि एक ये डब्बा बनाता हूं मैं,
ये डब्बा बनाया, और ये डब्बा 24, ये डब्बा है 60 का, ये डब्बा 60 का है, और इसके अंदर जो आएंगे गुणनखंड आएंगे। तो इसमें मैं 60 को कैसे लिख सकता हूँ, 60 को मैं जितने भी तरीकों से लिख सकता हूँ वो उससे गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे कि मैं लिख दूं 12 इंटू 5, या फिर 60 इंटू 1, 60 इंटू 1, या फिर 30 इंटू 2, 15 इंटू 4। मैं इसको बहुत तरीकों से लिख सकता हूँ, जितने तरीके इसके पॉसिबल हो सकते हैं मैं उसको उतने तरीकों से लिख सकता हूँ। तो ये मैं इसमें प्लस इसलिए कर रहा हूं कि जो एक है 60 मल्टीप्लाई मैंने एक किया है, तो एक की कोई तो वैल्यू होगी, कहीं से तो एक आ रहा होगा। तो यदि मैं देखूं इसको, तो मैं इस 2 को कितने तरीके से लिख सकता हूं, तो 2 को 2 की घात 1 लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 की घात 1 लिख सकते हैं, और 3 की घात 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये एक कहां से आएगा, यदि मैं 60 का मल्टीप्लाई 1 में करूं तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0 एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, 5 की पावर 0 बढ़ाते हैं, और 3 की पावर 0 बढ़ाते हैं। तो इसके बाद अगर मैं गुणनखंडों की संख्या निकालूं, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है, 1 2 3, 3 यहाँ हो गई, मल्टीप्लाई 2 यहाँ हो गई, और 2 यहाँ हो गई। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो उसके प्राइम फैक्टर निकलते हैं उसमें हम उसी घातों में, प्राइम फैक्टरों की घातों में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा आंसर आता है 3 दूनी 6 दूनी 12, जो हमारा उत्तर आता है ये उस संख्या के जिसके मैंने प्राइम फैक्टर निकाले थे उसके पूरे गुणनखंड निकल जाते हैं हमको। हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसको सीखेंगे हम कि इसको और बेहतर कैसे तरीके से सीख सकते हैं। अब जैसे कि एक संख्या है कि 2400 के हमको सभी गुणनखंड की संख्या निकालनी है, जो या तो जो सम होगी, जो विषम होगी, जो भाज्य होगी, जो इकाई जिसका 0 होगा और जिसके इकाई 5 होंगे। तो हमको इनके गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम 24 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं कि 24 को हम कैसे तोड़ेंगे। तो ये लिखा मैंने 2400, अगर इसका प्राइम फैक्टर करूं तो 2 जीरो है इसमें, तो 2 जीरो है तो 2 5 10 होता ही है, तो 2 और 5 तो इसमें आना ही है। अब आता 24 को मैं कैसे लिखता हूँ, 6 इंटू 4, तो 4 में 2 2 है और 6 में 1 2 2 है, और 2 एक पहले 2 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर पहले सही है। तो इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2 की घात 3 इंटू 3, तो ये इसके पूरे प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे। यदि मैं इसको जोड़ के लिखूं तो 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 5 की घात 2, तो ये इसके प्राइम फैक्टर निकाले मैंने। अगर मैं इससे कुल गुणनखंड निकालूं तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, इसी घात में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, और इसी घात में 1 जोड़ेंगे तो 1 2 और 1 3, तो 6 दूनी 12 तिया 36, ये 36 इसके 2400 के सभी गुणनखंड हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट, एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सभी गुणनखंड कितने हैं, एक पूछता है कि ऐसे गुणनखंड बताओ जो सम हो, एक पूछता है कि ऐसे गुणनखंड बताओ जो विषम हो, अभाज्य हो, इकाई 0 हो, इकाई 5 हो, 6 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। तो हम उस सही प्रकार देखेंगे कि गुणनखंड कितने तरीकों से निकालेंगे जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इसके हम इसको मिटा लेते हैं एक बार। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन था कि 2400 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो जो हमने निकाले थे कि 2 की घात 5, 3 की घात 1 और 5 की घात 2, ये हमारे हैं प्राइम फैक्टर 2400 के। अब इन्हें पहला पूछा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इवन मतलब सम, वो सभी फैक्टर जो सम है। अब मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं एक बार कि 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 और 5 की घात 2, तो इसको हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये हो गई 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। मतलब कि हम इस 2 को यदि हमने 5 लिखा है तो हम इस 2 को 5 तरीके, इस 6 तरीके ले सकते हैं कि इसकी घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 इतनी हो सकती है। 3 की घात 1 थी तो 3 की घात 1 करने के लिए 0 लिखा हमने और 3 की घात 1 लिखा,
और 5 की घात 2 थी तो 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 लिख दिया हमने। अब इसने पूछा कि उन सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है जो कि सम हो। अब हमको ये बात समझना है कि सम क्या होता है। सम वो संख्या होती है जिसका इकाई 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या जैसे मान लो मैं लिखता हूं 43, क्या ये सम है? तो ये सम नहीं है। क्यों? ये विषम है। तो विषम क्यों है? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 ये नहीं है। मतलब कि मुझे अगर ऐसा फैक्टर निकालना है जो सम है तो उसमें एटलीस्ट 1 0 1 2 तो होना चाहिए। एटलीस्ट 1 2, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 2 हो, कम से कम 1 2 तो हो, 1 2 तो होना चाहिए। अब कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम का मतलब मैं आप समझाता हूं। जैसे कि एक आदमी है ए, उसके 2 बच्चे हैं बी और सी। कोई आदमी है ए, उसके 2 बच्चे हैं बी और सी। तो जो बी है वो कम पैसे खर्च करता है या फिर कोई उसकी चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई उसका शौक नहीं है। लेकिन सी जो है वो बहुत खर्चीला है। तो एक बी को बोलता है कि ये ले 500 रुपये और जा कुछ खरीद ले और कम से कम 200 रुपये तो खर्च करना। तो ए का कहने का मतलब ये था कि 200 रुपये तो कम से कम खर्च करना। यदि वो 500 भी खर्च कर दे तब भी कोई उसको दिक्कत नहीं है। ये कम से कम है। मतलब यदि मैं बोलता हूँ कम से कम 2 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, मतलब कि अगर 2 2 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 के 5 2 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन 1 2 तो होना चाहिए। अब एक होता है एट मोस्ट, एक होता है अटमोस्ट। इसका मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। अब वही ए, पिता ए, उसने जो अपने बच्चे बी को बोला था कि 500 रुपये दिए थे, वो बोला था कि कम से कम 200 रुपये तो खर्च करना, क्योंकि वो जानता था कि मेरा बेटा जो बी है वो 200 रुपये नहीं खर्च करेगा क्योंकि कम खर्चीला है वो। लेकिन अगर वो 500 भी खर्च कर देता तब भी ये कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब वो बोलता है सी को 500 रुपये दे के कि बेटा 300 रुपये ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, तुम अधिक से अधिक 300 रुपये खर्च कर सकते हो। इसका मतलब ये है यदि 301 रुपये भी खर्च कर 301 रुपये खर्च कर देगा, मतलब 1 रुपये ज़्यादा खर्च करेगा तो उसको ए को दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब अधिक से अधिक मतलब ये होता है एटमोस्ट का मतलब कि जितना बोला गया है उससे तुम ज़्यादा नहीं ले सकते, उससे तुम कम ले सकते हो। यदि बी ने यदि सी ने जिसको 300 रुपये खर्च करने बोला था, यदि 200 रुपये खर्च करता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसने बोला उसके पिता ने कि 300 रुपये से अधिक खर्च नहीं होने चाहिए। तो ये एटमोस्ट की कंडीशन है, ये एटलीस्ट कंडीशन है। तो हमने ये सीखा कि सम संख्या में कम से कम तो 1 2 होना चाहिए। यदि 5 2 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि 1 2 तो होना चाहिए अगर सम संख्या है तो। अब इस बात को हम समझते हैं कि 2400 को हमने ब्रेक किया तो इसमें 2 कितने तरीकों से लिख सकते हैं? 5 तरीकों से लिख सकते हैं, 3 को 2 तरीकों से लिख सकते हैं और 5 को 2 तरीकों से लिख सकते हैं। अब उसने बोला सम होना चाहिए, तो क्या मैं ये ले सकता हूं? क्या मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये 2 है ही नहीं। क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो ये तो 2 है ही नहीं, तो मैं इसको नहीं ले सकता। मैं इसको क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसको रखने के बाद गुणनखंड में 2 तो आएगा ही नहीं। तो मतलब मैं क्या लूंगा? ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ये और ये, मतलब ये 5 ले सकता हूं, लेकिन मैं 2 की पावर 0 जो 1 बनाती है ये नहीं ले सकता। अब ये बात है कि कंडीशन ये थी कि वो संख्या सम होनी चाहिए। अगर सम होनी चाहिए तो क्या कंडीशन विषम संख्याओं पर लगी थी? क्या नहीं लगी थी। तो एक बात ये जान लो कि कंडीशन जिस संख्या पर लगी है या फिर जिस चीज पे लगी है कंडीशन, उसके अलावा जिस पे कंडीशन नहीं लगी उसको हम पूरा ले लेंगे। तो यदि मैं गुणनखंडों की बात करूं तो यहां से मैं कितने ले सकता हूं तरीके? 1 2 3 4 5। तो यदि मैं कोई 2400 के सम गुणनखंड निकालने हैं तो 5 तो 2 ले सकता हूं मैं, 3 1 और 2 ले सकता हूं और 5 3 तरीकों से ले सकता हूं। तो जो हमारा सम गुणनखंड आएगा वो आएगा 5 दूनी 10 या 30।
अगर मैं वही पूछूं विषम का, दूसरा है विषम, अब मैं विषम कैसे ले सकता हूं? विषम मैं ऐसे लूंगा कि 2 का यदि मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो 6 हो जाएगा। तो क्या जो 6 है वो क्या विषम है? क्या वो तो सम है। मतलब यदि मैं किसी भी ऑड नंबर में यदि मैं इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो तो एक सम संख्या हो जाएगी। तो क्या मैं 2 ले सकता हूं? मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर में, जैसे मान लो मैं 5 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, 10 हो जाएगा। ये सम संख्या हो गई, ये विषम नहीं है। हमें लेने हैं वो संख्याएं जो विषम हो, मतलब उससे गुणनखंड विषम होने चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई हो तो विषम आ जाए। तो मतलब कि मैं 2 जो लिखे हैं, जितने भी तरीके 2 के हैं, उसको मिटा लेते हैं हम पहले। मतलब 2 के जितने भी तरीके हैं, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस 5 में से मैं ये तरीके जो हैं, ये वाले, ये नहीं ले सकता, क्योंकि यदि 3 या 5 में किसी भी एक 2 का मल्टीप्लाई हो गया ना, तो वो हो जाएगा विषम। लेकिन मैं ये ले सकता हूं, ये इसलिए ले सकता हूं मैं कि इसकी पावर होती है 0 और इसका वैल्यू होती है 1। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दो, वही संख्या मिलनी है हमें। 3 में कर देंगे तो 3 मिल जाएगी, 5 में कर देंगे तो 5 मिल जाएगी, हमें चाहिए विषम। तो मैं इसको, मतलब सिंपल सी बात यह है कि मैं 2 को ले ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं ले सकता। अब आते हैं कंडीशन 2 ये और 2 ये, 3 ये। तो हमको विषम करने के लिए 3 ले सकते हैं तो 2 तरीकों से, और सम ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं 3 तरीकों से। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 6, मतलब 6 वो तरीके हैं गुणनखंड के 2400 के जो कि विषम होंगे। अब हम इसको दोस्तों मिटा लेते हैं। अब आता है दोस्त, क्या बोलते हैं, एक तरीका, तीसरा कंडीशन, कि हमको चाहिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो यदि मैं इसमें देखूं तो 2, 3, 5, इसके अलावा क्या इसमें अभाज्य गुणनखंड कोई है क्या? नहीं है। तो ये तरीका 3 है। ये बस 3 तरीके ही होंगे जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें ये करना है कि हमको ये देखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं उनकी पावर कुछ भी हो, वो कौन कौन से हैं। यदि इसमें 7 होता, जैसे कि इसमें 2 है, 3 है, 5 है, इनकी पावर कुछ भी है, 7 है, तो मैं इसको 4 लिख लेता। लेकिन यहाँ पे 7 तो है नहीं, तो जो 7 नहीं है तो मैं बस 3 लिख रहा हूँ। तो किसी भी संख्या के यदि अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है ये, और पूछ रहा है कि कितने अभाज्य टोटल गुणनखंड हैं, तो वो होंगे 3 इस 2400 के लिए, और बाकी हर संख्या के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब एक आता है कि चौथा कंडीशन हम देख रहे हैं। हम उन सभी कंडीशन को देखेंगे जो एग्जाम पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। अब चौथा है कि अंतिम अंक जो है वो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर हम इसको लिखेंगे एंडिंग विथ 0। अब हम एंडिंग विथ 0 पे करेंगे, तो हम इसको फिर से 2400 के गुणनखंड निकल लेते हैं हम। तो पहले 2400 था, 24,000, 2400 के हम 200 गुणनखंड लिख लेते हैं। तो जो हमारा क्या आया था, 2400 गुणनखंड क्या आए थे हमारे, 2 की पावर 5, 3, 1 और 5 की पावर 2, ये आया था। और हम इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 थी। तो 2 की पावर 1, 4 और ये हो गए 5 और 3 ले सकते हैं 0, 1
5 0 5 1 5 2। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन है चौथी कंडीशन कि एंडिंग विथ जीरो, एंडिंग विथ जीरो या फिर जिसका अंतिम अंक जीरो आए ऐसे गुणनखंड। तो अंतिम अंक जीरो कब आता है? अंतिम अंक जीरो तब आता है कि वो जब वो 10 हो। और 10 कैसे आता है? 10 आता है 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब 10 आएगा। मतलब कि जब हम लेंगे इन गुणनखंडों में से हम पिक करेंगे कि कौन कौन से ले सकते हैं, तो उसमें एटलीस्ट एक 5 तो आएगा ही आएगा और एक 2 भी आएगा। तो यदि एक 5 और एक 2 आएगा तो क्या मैं ये ले सकता हूं? क्या मैं नहीं ले सकता? क्या मैं ये ले सकता हूं? क्या मैं नहीं ले सकता? क्योंकि हमें 5 चाहिए, 2 चाहिए। इसको लेने का मतलब 2 थोड़ी है, उसके लेने का मतलब तो 1 है। इसके लेने का मतलब 5 थोड़ी है, इसके लेने का मतलब तो 1 है। तो हमें 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो मैं 2 यहां से मिल जाएगा, मुझे यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, 5 यहां से मिल जाएगा, 5 यहां से मिल जाएगा। 3 पे कोई कंडीशन नहीं है तो 3 को हम पूरे तरीके से लिखेंगे। 10 बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो हमको 5 और 2 चाहिए। 2 हमको यहां से मिलेंगे, एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कि यदि 1 2 चाहिए तो हम 2 2 भी ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं, 4 2 भी ले सकते हैं और 5 2 भी ले सकते हैं। और यदि हमें 1 5 चाहिए तो 1 5 भी ले सकते हैं और दोनों 5 ले सकते हैं। तो यदि हम इसकी एंडिंग में 0 की निकालेंगे तो 2 ले सकते हैं हम 1 2 3 4 5 तरीकों से, 3 ले सकते हैं 2 तरीकों से और 5 ले सकते हैं 2 तरीकों से। तो 5 या 15 दूनी 30। 30 ऐसे गुणनखंड होंगे जिसके अंतिम में अंक जो आएगा वो 0 आएगा। अब हम अपने स्लाइड पे वापस चलते हैं। स्लाइड में लिखा है कि इकाई का अंक होना चाहिए 5। चलो इसको क्वेश्चन करते हैं, क्या कैसे करेंगे इसको। तो पांचवा ये है कि हमारा इकाई का अंक 5 होना चाहिए। इकाई का अंक जो है वो होना चाहिए 5। तो पहली बात तो ये कि इकाई का अंक जो 5 है, तो 5 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2 साथ में ले लूं 5 के, तो क्या 5 इकाई का अंक आएगा? क्या 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो हमें 10 मिल जाता है। मतलब 2 का मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। तो जब 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या मैं जितना ये लिखे हैं, जितने 2 ये लिखे हैं कि 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 4 5, तो क्या मैं इस 2 की पावर 1 2 3 4 5 में से कोई पिक कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता? क्योंकि जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई उसमें होगा वो 10 बना लेगा। तो 10 बना लेगा तो हम उसको पिक कर नहीं सकते। तो हम इसको पिक कर सकते हैं, इसको, लेकिन इनको पिक नहीं कर सकते। लेकिन कंडीशन 3 पे नहीं थी। तो जब 3 पे कंडीशन नहीं थी तो 3 को तो 2 बार लिख लो, 2 को लिख सकते हैं 1 बार, और 5 को एंडिंग चाहिए 5, तो मैं इसको नहीं ले सकता, इन दोनों में से लेना पड़ेगा मेरे को। ओके, इस 5 को लेने का कोई मतलब नहीं है, 5 आएगा ही नहीं। तो ये एक 5 ले सकता हूँ, कम से कम एटलीस्ट एक 5 तो होगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, जिसका इकाई का 5 आएगा। तो मैं कम से कम एक लेने की बात है, तो मैं दोनों 5 ले सकता हूँ। तो इसे दोनों 5 लूंगा मैं, तो दोनों 5 ले लिए मैंने, तो ये आ गया 4। मतलब 4 तरीके, 4 कुल गुणनखंड होंगे जिसमें इकाई का अंक 5 आएगा। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको निकालने हैं गुणनखंड। अब हम क्वेश्चन पे आए थे अपने, और क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे कि और हम कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। हमारे जो आज के लिए पूरे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो हमने लिए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए और समझिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है कि 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है हमें। दोस्तों ये ऑप्शन जो है, जो पूरे के ऑप्शन गलत हैं, ये हम इसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे।
हम इसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे कि आंसर कितना आता है। तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। 9 की पावर 3 है, 12 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 9 की पावर है 3, 12 की पावर है 2 और 7 की पावर है 2। यदि मैं इसको और छोटे रूप में ब्रेक करूं, इसे मैं लिखता हूं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूं मैं इसको 3, 12 को लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और 7 का कोई लीस्ट ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो नहीं हो सकता। अब मैं देखता हूं कि ये तो आपको पता ही होगा कि यदि a की पावर b है और उसकी पावर q है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और a की पावर बन जाएगी bq। ये हमें पता है। ये तो इस हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 3 की पावर हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई, ये खुद जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। मैं दोस्तों यहाँ लिखता हूँ 2 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। हम इसको अच्छे जमा लेते हैं तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 8 और 7 की पावर 2। ये हमारा इसका छोटा रूप जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है हमने निकाल लिया। अब मुझे इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या सीखा था कि जो इनके प्राइम फैक्टर जो निकले हैं उनकी घात में 1 प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 की पावर 4 है तो 4 और 1 5 मल्टीप्लाई, 3 की पावर 8 है तो 8 और 1 9 और इसकी पावर 2 है तो 3। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 पचे 45 और 45 दिया 135। मतलब इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा 135। और जो तो दोस्तों ऑप्शन में नहीं था लेकिन हमने सोल्व किया कि कुल गुणनखंड जो उसके आएंगे 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 के जो कुल गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 135। हमें उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं किसी भी संख्या के, और निकालने के बाद उसकी घातें हैं, घातों में 1 जोड़ेंगे, सभी घातों में जितने प्राइम फैक्टर निकले हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो उत्तर हमारा आएगा वही है उस संख्या का कुल या फिर संख्याओं के जितने गुणनखंडों की संख्या है वो निकल जाएगी हमारी। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये एनटीपीसी 28/12/2020 को शिफ्ट 2 में आया था। क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि आप इसको कैसे करेंगे, या फिर मैं तो बताऊंगा कैसे करेंगे। इसको आप देखिए क्वेश्चन को और बताइए, सोचिए कि कैसे करेंगे वीडियो रोककर। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का परिणाम का अंतिम अंक क्या होगा। ये एग्जाम में आया है आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 में। हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है इसके 7 1 5 3। अब मैं इसको लिख लूं पहले 6 की पावर n, 5 की पावर n। अब मेरे को एक बात बताइए आप खुद ही कि 6 की पावर n है, 6 की पावर n है और यहां 5 की पावर n है। तो एक बात मुझे ये बताइए कि यदि मैं 6 की पावर 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इसकी वैल्यू कितनी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 3 लिखूं तो इसकी वैल्यू तो 6 की पावर 1 क्या होता है 6, 6 की पावर 2 क्या होता है 36, 6 की पावर 3 क्या होता है 216। मतलब एक बात तो ये तय है कि आप 6 की पावर जो n है उस n की जगह पे आप कुछ भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी लिख लीजिए आप, उसका इकाई अंक जो होगा ना वो 6 ही आएगा।
ये तय हो गया। अब अपन आते हैं 5 वाले की बात। तो 5 की पावर मान लो मैं 1 लिखता हूँ तो कितना 5 आता है। 5 की पावर 2 लिख लूँ तो 25 आएगा। 5 की पावर 3 लिख लूँ तो आएगा 125। मतलब ये बात तय हो गई कि मैं 6 के लिए था ये, अभी 5 के लिए है। तो n की पावर में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखूंगा ना, तो जो उसके इकाई का अंक आएगा वो आएगा 5 और 6 के लिए आएगा 6। ये तो बात तय हो गई। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि 6 की पावर n और माइनस 5 की पावर n, तो मैं यहाँ पर n की पावर कुछ भी रखूंगा, जब कुछ भी रख दूं इसको और 5 के लिए कुछ भी रख दूं, तो इसके इकाई का अंक आएगा 6 माइनस इसका इकाई का अंक आएगा 5। मतलब कि जब भी हम इसको घटाएंगे 6n माइनस 5 पावर n, तो हमारा हमेशा ही इकाई का अंक आएगा 1। इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए फिर से कि 6 के लिए हम n की पावर जो n है उसकी पावर में कुछ भी रखूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखूंगा, तो उसके इकाई का अंक 1 ही आएगा हर बार। और 5 की पावर n के लिए यदि मैं n का मान कुछ भी रखूंगा तो उसके इकाई का अंक 5 ही आएगा। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इसके इकाई का अंक 6 ही आएगा, इसके 5 ही आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी 1। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार रोकिए, रोक कर समझने की कोशिश कीजिए, और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो 2 बार देखिए इस वीडियो को, समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन है 120 के सभी सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी है। एक बार आप इसे वीडियो रोक कर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं कि सम कैसे निकालते हैं, विषम कैसे निकालते हैं। वीडियो रोक के आप कोशिश कीजिए इसको करने की। दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है 120 के सभी सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी है, हमको ये निकालना है। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि 120 के जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो इसमें एक 0 है तो 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, बचता है 12। तो 4 की 12, 4 में 2 2 है और 3 1 है, तो मल्टीप्लाई 3 और 1 2 पहले से ही है और 2 एक्स्ट्रा 2 तो 3 ये। तो ये हमारे आ गया प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर यदि मैं टोटल निकालूंगा तो 2 1 बढ़ाऊंगा 4, 2 दूनी 8 और दूनी 16, 16 हमारा निकल जाएंगे टोटल गुणनखंड जो इसके हैं। लेकिन इसने गुणनखंड ये नहीं पूछे टोटल, इसने पहला पूछा है कि सम गुणनखंड कितने हैं, दूसरा पूछा है कि विषम गुणनखंड कितने हैं। तो मैं यदि 2 की पावर जो 3 है, 5 की पावर जो 1 है और 3 की पावर जो 1 है, यदि मैं इसको पूर्ण रूप से लिखूं कि कितने बार हम 2 ले सकते हैं, तो 2 हम लेंगे 0 बार, पावर 0 1 2 3। 5 लेंगे हम 0 1 और 3 लेंगे पावर 0 पावर 1। मतलब मैं अगर इस प्राइम फैक्टर से अगर 2 को पिक करना चाहूं तो मैं कितने तरीकों से ले सकता हूं, 1 2 3 4 तरीकों से, 5 को 1 2 तरीकों से और 3 को 1 2 तरीकों से। अब उसने पूछा कि सम, तो हम पहले अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि सम कब होगा, जब सम होगा तब जब उसमें एटलीस्ट 1 2 तो आएगा। अब 1 2 तो क्या मैं 2 की पावर 0 ले सकता हूं क्या, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये 2 है ही नहीं। बाकी एटलीस्ट 1 2 लेना है तो मैं 1 2 क्या 3 2 मैं तीनों ले सकता हूं। 5 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है और 3 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो यदि मैं सम देखूं तो मैं 2 ले सकता हूं 3 तरीकों से, 5 ले सकता हूं 2 तरीकों से और 3 ले सकता हूं 2 तरीकों से। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 12 तरीके वो हैं जो सम संख्या के गुणनखंड के रूप में है। अब आते हैं विषम पर। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर मुझे सम निकालना है तो टोटल में से यदि मैं विषम माइनस कर दूं सम निकल जाएगा, टोटल में से अगर विषम माइनस कर दूं सम निकल जाएगा। तो जब मैं टोटल देखूं तो 3 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 है टोटल।
गुणनखंड इसके विषम विषम हो जाएंगे 4। चलो हम इसको फिर वेरीफाई कर लेते हैं इसको 4 को। तो उसने बोला विषम, तो विषम लेने के लिए एक कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी कि विषम लेने के लिए मैं 2 नहीं ले सकता। 2 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10, 10 विषम नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 6, 6 सम नहीं है। यदि 7 भी होता है ना तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता 14, 14 भी सम है, विषम नहीं है। अब देखो मैं इसको तो ले सकता हूं मगर इनको नहीं ले सकता क्योंकि ये 2 है, ठीक है। तो मैं यदि लूं 2 को तो एक तरीके से ले सकता हूं, 5 को ले सकता हूं 2 तरीकों से, और 3 को ले सकता हूं 2 तरीकों से। तो ये हमारा आंसर आ गया 4। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको इस तरीके से निकाल लें, और दूसरा तरीका ये है कि मुझे यदि सम पता है तो टोटल में से मैं सम को हटाऊंगा तो विषम निकल जाएगा, और टोटल में से विषम को घटाऊंगा तो सम निकल जाएगा। जैसे कि इसकी टोटल कंडीशन थी 16, 16 में से यदि मैं 12 हटाता तो 4 निकल जाता, और 4 हटाता तो 12 निकल जाता। तो ये था एक दूसरा तरीका, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 को शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन है 4200 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, इसके ऊपर तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर यदि हम निकाल लेते हैं कि क्वेश्चन है 4200 के हमें निकालने गुणनखंड। तो पहले हम इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 2 0 हैं, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 तो आएगी आएगी, फिर बचता 42। तो 42 होता है 21 दूनी 42, और 21 में एक 3 है एक 7 है, तो और 2 है, एक 2 है 42 में। तो हम इसको 2 की पावर 3 कर लेते हैं, इंटू 3 इंटू 7। ये हमारे होगा प्राइम फैक्टर किसके, 4200 के। पावर 2 है दोस्तों, ये 2। मतलब फिर से एक बार निकालें तो 2 0 है, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगी, फिर आज बचता है 42। तो 42 है 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 1 2 का जुड़ गया, तो ये हो गया 2 की पावर 3 पूरे हो गए। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब इससे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं, 3 हो जाएगा, 1 जोड़ने पर 4, 2 हो जाएगा 1 जोड़ने पर 3, 1 हो जाएगा 1 जोड़ने पर 2, और 1 हो जाएगा 1 जोड़ने पर 2। ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हम। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। ये हमारे हो गए टोटल फैक्टर जो 4200 के हैं। ये उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन ए। दोस्तों इसके पहले वाला जो हमने ऑप्शन पर टिक नहीं मारा था हमने, तो हमारा उत्तर था इसमें 12 और 4। तो 12 और 4 था ऑप्शन बी। हमने ये क्वेश्चन कर लिया दोस्त। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 के शिफ्ट 1 में आया था। क्वेश्चन को देखिए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों आपको कभी भी ऐसा लगे कि वीडियो समझ में नहीं आ रही है या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तो वीडियो को एक बार रोकिए, समझिए, क्वेश्चन को देखकर खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में फिर भी नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार और देखिए, 2-3 बार देखिए, क्योंकि ये एक हैबिचुअल क्वेश्चन है। या अगर आपको हैबिट में आ गया प्राइम फैक्टर निकालना तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। और इसमें कुछ ऐसा रहता नहीं है कि बहुत टफ हो, फिर भी एनटीपीसी इसको देती है एग्जाम में। हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गुणनफल में इकाइकांक क्या है? ये एग्जाम में आ चुका है। तो यदि मैं देखूं 91 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 93 94 95 96 97 98 99, इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आएगा? तो एक तो ये है कि मेरे पास इसका मल्टीप्लाई कर लूँ और देख लूँ कि इकाइकांक क्या है। दूसरा तरीका देखिए आप कि इसमें एक 94 है संख्या, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 94 94, और एक है 95 मल्टीप्लाई 95। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, इन सभी के मल्टीप्लाई होने के साथ, तो 5 का जब मल्टीप्लाई होगा 4 में तो ये बना लेगी 20, और इकाइकांक क्या आ जाएगा 0।
उसके बाद इकाई का अंक 0 आने के बाद आप उसमें दुनिया की कोई सी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, उसका इकाई का अंक 0 ही आना। तो इसका उत्तर हमारा आएगा आंसर 0। ऐसे क्वेश्चनों में दिमाग लगाने की जरूरत है, वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। बाकी ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड के भी नहीं दोस्त। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी 31 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन है 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। मैं इसको लिख लूं, 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। इसने पूछे हैं कि इसमें कितने गुणनखंड सम है। सम की कंडीशन तो पता ही है आपको कि इसमें कम से कम एटलीस्ट 1 2 तो होना चाहिए। तो यदि मैं 2 को लिखूं तो 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैं 2 को 8 तरीकों से लिख सकता हूँ। वैसे ही 3 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 7 0 1 2 1 ओनली। अब गुणनखंड सम की बोल रहा है वो, तो गुणनखंड सम में 1 2 तो आना चाहिए। तो मैं क्या इसको ले सकता हूँ? इसको नहीं ले सकता क्योंकि 2 तो है नहीं, तो 1 है। बाकी 3 के लिए और क्या बोलते हैं 5 के लिए और 7 के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यदि मैं इसे गुणनखंड निकालूं सम वाले तो 2 ले सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 तरीकों से। तो 7 ये ले सकता हूं 5 तरीकों से मल्टीप्लाई 5, ये ले सकता हूं 4 तरीकों से मल्टीप्लाई 4 और ये ले सकता हूं 2 तरीकों से मल्टीप्लाई 2। तो 5 चौके 20 दूनी 40 सतह 280, 280 ये रहा, ये हमारा उत्तर हो गया 218। बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि सम कब आता है, विषम कब आता है, या फिर अभाज्य कब पूछेगा। ये हमको बस दिमाग में पता होना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है। इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िए, आप सोल्व कीजिए, बार बार ऐसे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तो आप ऐसे अच्छी कमांड बन जाएगी, तो आपको इसमें जल्दी आंसर आने लग जाएंगे आपको। अब क्वेश्चन है 256 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग की जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले अपन समझते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है 3600, तो बड़ा मोटा कर लेते हैं मार्कर, 3600। यदि मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 तो 0 है, तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। फिर आता 36, 36 क्या है 9 इंटू 4, मतलब कि 2 3 उसमें और 2 2 उसमें, तो 2 2 इस जैसी होंगे, तो वो हो जाएगा 4 2 और 3 का स्क्वायर। ये हमारे निकले 36 के प्राइम फैक्टर निकल गए 3600 के, 2 इसके 2 5 उसके और 3600 के 9 9 36, ये हो गए। अब इससे पूछा गया कि कितने ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। तो यदि मैं 2 को लिखूं कितने तरीके लिख सकता हूं? 0 1 2 3 और ये 4, मतलब 5 ये हो गए। 5 को 0 1 2 3 1 ये 2। अब पहले तो मुझे आप ये बताओ कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि पूर्ण वर्ग का मतलब ये है कि यदि मैं 3 का स्क्वायर लिखूं तो ये पूर्ण वर्ग है। क्या 3 पूर्ण वर्ग है? क्या 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 का क्यूब पूर्ण वर्ग है? क्या 3 का क्यूब पूर्ण वर्ग भी नहीं है। तो मतलब कि स्क्वायर मतलब उसी संख्या का उसी संख्या मल्टीप्लाई ही पूर्ण वर्ग कहलाता है। जैसे कि x का मल्टीप्लाई जब x में ही होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है पूर्ण वर्ग। लेकिन ये x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई यदि x में कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये क्यूब है, ये घन है।
मतलब मुझे, या फिर मैं ऐसा कर दूं कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x की पावर 4, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? ये एक्स स्क्वायर का पूर्ण वर्ग है। यदि मैं इसको ऐसा लिखूं कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 6। ये क्या पूर्ण वर्ग है क्या? तो पूर्ण वर्ग है। किसका? x की पावर q का पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग की कंडीशन ये है कि उसी संख्या को उसी संख्या मल्टीप्लाई होगा और वो स्क्वायर के फॉर्म में आएंगी, तभी पूर्ण वर्ग कहलाएगी वो। तो मैं इसको इससे मिटा लो दोस्तों, फिर बता रहा हूँ आपको। अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो इसमें पूर्ण वर्ग कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो हम पूर्ण वर्ग यदि देखें तो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग है। क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये नहीं। क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये भी नहीं। क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये नहीं। क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये नहीं। क्या ये है? क्या ये? हाँ है। क्योंकि मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, 2 की पावर 0 × 2, 0 मल्टीप्लाई किसी में होगा तो 0 ही आएगा। तो यही पूर्ण वर्ग है, यही पूर्ण वर्ग है और यही पूर्ण वर्ग है। तो यदि मेरे को जब भी पूर्ण वर्ग में पिक करने होंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को, तो मैं 2 की पावर 0 या फिर उनके गुणनखंडों की जितनी भी 0 की पावर होगी उनको पिक करूंगा। ठीक है। तो इसमें यदि मैं लूं तो 1 2 3, यानी 2 को लिख सकता हूं मैं कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। 5 को लिख सकता हूं 2 तरीकों से और 3 को लिख सकता हूं 2 तरीकों से। 3 6 नहीं 12। तो 3600 के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं वो कितने होंगे? 12 होंगे। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 256 में कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है। अब 256 के हम तो पहले तो निकालते हैं कि प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 256, तो यदि आपको याद होगा तो 2 की पावर 2 की पावर कितनी होगी कि वो 256 है? क्योंकि वो तो जो है 256 2 की पावर है कितनी है? 8। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, पूरे निकाले थे कि 2 की पावर 12 तक कितने आंसर आ रहे हैं अपने। तो 2 की पावर जो 8 है वो है क्या बोलते हैं? 256। मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 में मुझे ये पता करना है कि 2 की पावर 8 को मैं कितने तरीकों से ले सकता हूँ। तो वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। तो हमको बस स्क्वायर वाला देखना है। तो स्क्वायर वाला देखने के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये भी तो लेना है हमको, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमने पढ़ा था। एक ये हो गया। तो मैं जोड़ कितने होंगे? 1 2 3 4 5। मतलब 256 के 5 ऐसे उत्तर 5 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं निकालने का, कि जब भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना हो, जैसे मान लो कि मुझे अभी 256 का निकालना था, तो वहां निकला था 2 की पावर 8, इसके प्राइम फैक्टर है। तो उस संख्या में जितनी घातें हैं उसको 2 से भाग करो और उसमें 1 जोड़ दो। मतलब कि यदि मैं इस घात में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो भाग कर दूं, तो आएगा 4 और उसमें मेरे को 4 में बस 1 जोड़ना है। वही मेरा जो उत्तर आ रहा है वही है इसके वो फैक्टर, वो गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग है। यदि मैं पिछले क्वेश्चन में मैं समझा था मैंने 3600 वाले में, ये वाला, यदि मैं इसमें देखूं कि इसमें कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं, तो हम निकाला 12। तो अगर मैं 12 को अच्छे से देखूं, अब हम निकालते हैं आंसर 12। तो जो 2 है, 2 की घात कितनी? 4 है। तो 4 में 2 का भाग करूं
2, 2 में 2 का भाग करूँ 1, इसमें 2 1 का भाग करूँ 1, इसमें 1 जोड़ दो क्योंकि हमें वो जीरो वाला भी लेना है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब हमें यदि किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो उनके प्राइम फैक्टर करने के बाद जो उनकी घातें आती हैं उसमें 2 से भाग करो, रिमाइंडर भूल जाओ। जैसे मान लो कि यहां पर आता 7 की पावर 5, तो 5 में 2 का भाग करूंगा तो आएगा 2, एक बचेगा रिमाइंडर, शेष बचेगा 1, शेष को भूल जाओ आप। हमें बस पूर्ण वर्ग चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस पूर्ण वर्ग चाहिए। और उससे हम उसमें जो भी भाग करने पाया घातों में उसमें 1 जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा उत्तर है। अब दोस्तों अब हमारा ये जो क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के और टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उन पे उसके बेस पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए इस क्लास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।